हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपके लिए जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें फर्टिलाइजेशन चल रहा था और फर्टिलाइजेशन में हम लास्ट में बात की थी सिग्निफिकेंस की और उसका जो पॉलीस्पर्मी है उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है सी अर्चिन में कैसे बनती है। इसी श्रेणी में हम आगे आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन नीरीज। किसमें? जो नीरीज है उस नीरीज में जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसका निर्माण कैसे होता है। क्लियर है? तो हमने बात पहले सी अर्चिन की, आज नीरीज की कर रहे हैं। तो सी अर्चिन में हमने क्या देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन थी उसका जो फॉर्मेशन था उसमें जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थी और जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन थी और उससे जो सीक्रेशन निकल रहे थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से वो आपस में फ्यूज होके आपस में संगठित होके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन रहे थे। कब? जब एक स्पर्म एग में एंट्री कर चुका था और वो एग को एक तरह से कवर कर रही थी वो स्ट्रक्चर, और वो कवर करने के बाद जो एडिशनल जो स्पर्म है उनको एंटर करने से रोक रही थी और उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नाम दिया था। तो वहाँ इस तरह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोक रही थी। आज हम बात करेंगे किसमें? नीरीज में जो पॉलीस्पर्मी है उस पॉलीस्पर्मी को किस तरह रोका जाएगा। तो जो नीरीज है, नीरीज में क्या होता है? जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, उस एग में क्या होती हैं? कॉर्टिकल एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई। और इन कॉर्टिकल एल्वियोलाई के रप्चर होने से, उनके फटने से क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस बाहर निकलता है और वो जो साइटोसोल होता है उसका ही एक पार्ट है। और इसके रप्चर होने के साथ ही क्या होता है? यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ एग वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, फट जाती है, वो भी रप्चर हो जाएगी। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के फटने से प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने से कॉर्टिकल जो एल्वियोलाई हैं वहाँ से क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंस निकलेगा और इसके सराउंडिंग कवरिंग किसकी है? कवरिंग ऑफ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। किसकी कवरिंग है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की। और इस जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, पोर्स, और इन्हीं पोर ओपनिंग के थ्रू ये जेली सब्सटेंस, जेली बाहर आता है और बाहर आके एक कवरिंग बनाता है आउटसाइड ऑफ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और यही जो कवरिंग है इसे ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जेली लाइक कोट या जेली लाइक कवरिंग में नीरीज के जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें दिखाई देता है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग था, उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, उसके आगे की ओर कॉर्टिकल एल्वियोलाई थी, खाली स्थान था। उनके रप्चर होने से क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस बाहर निकलता है जो साइटोसोल का ही पार्ट होता है और उसी के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की वो भी नष्ट हो जाती है। अब ये जो जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो किससे कवर्ड रहता है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा, लेकिन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में ओपनिंग है पोर की, और उन पोर की ओपनिंग के थ्रू जो जेली है वो जेली बाहर निकलती है और बाहर एक कोट, एक कवरिंग बनाती है आउटसाइड ऑफ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और वही क्या बनाएगी? आगे जाके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगी, यानी किसको रोकेगी? वो पॉलीस्पर्मी को रोकेगी। जैसे ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये एक वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है,
यहाँ ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ इस तरह की एल्विलाई हैं, ये एल्विलाई हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ ये इस तरह पोर हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में, ये में VM, ये PM, ये हैं हमारे कॉर्टिकल एल्वियोलाई, ये है न्यूक्लियस। क्लियर है? ये बात है। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सॉरी एल्विलाई हैं वो फट जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर थी, और ये जो एल्विलाई हैं, ये एल्विलाई यहाँ आके फट जाएंगी, और फटने के थ्रू ये जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो भी साथ में फट जाती है। ऐसे धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, और यहाँ जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वहाँ मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये मैं शो कर दूं इसको, रप्चरिंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कौन सी एल्वियोलाई है, कॉर्टिकल। क्लियर है? अब यहाँ से इस तरह से ये स्पर्म यहाँ एंट्री कर जाएगा, रप्चर हो जाएगी, और इन स्पर्म के थ्रू क्या होगा, सॉरी इन पोर्स के थ्रू, ये पोर हैं, ये VM है, ये PM है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये जेली जो लाइक जो सबस्टांस है वो जेली लाइक सबस्टेंस स्पोर्स के थ्रू बाहर निकलेगा। तो फाइनली हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमको, तो इस तरह से। क्लियर है? अब ये जो पूरा जो कवरिंग है ये किसका है, ये जेली कोट है, ये यहाँ से स्पर्म एंट्री किया था, ये न्यूक्लियस है, और ये कॉर्टिकल एल्विलाइज है। तो ये जो जेली कोट है वो जेली कोट क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगा, जो एडिशनल जो स्पर्म है, एक्स्ट्रा जो स्पर्म है, उनको एंटर करने से ये रोकेगा, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। तो पॉलीस्पर्मी किसकी वजह से रुक रही है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की वजह से रुक रही है। तो इस तरह नीरीज में जो कॉर्टिकल जो एल्विलाई हैं वो कॉर्टिकल एल्विलाई रप्चर होके जेली लाइक सबस्टेंस को वाइटेलाइन पोर के थ्रू बाहर निकाल के कवरिंग बनाती है, और वही कवरिंग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन के जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोकने का काम करती है। तो ये हुआ हमारा जो फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है, उसमें पॉलीस्पर्मी को रोकने का तरीका किसमें, नीरीज में, बाय मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू इट्स जेली कवरिंग। जो इसकी जो जेली कवरिंग है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहानी हुई हमारी फर्टिलाइजेशन और उसकी इवेंट्स की, उसकी मैकेनिज्म की और सिग्निफिकेंस की, और उसमें पॉलीस्पर्मी की। अब आगे हम बात करें, आपका अगला जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। क्या नाम है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से तो आप अच्छी तरह परिचित ही होंगे, जिसे अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब भी क्या है ये भी आप जानते होंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब सीधा सा क्या है भाई, कि भाई यहाँ पे जो सेक्सुअल जो इवेंट्स होंगे, सेक्स रिप्रोडक्शन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो इवेंट्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो इवेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है वो क्या होती है, मेन
फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन ही तो होगा मेनली, उसके बाद में आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है और फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में कोई न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाए, तो वो ऑफस्प्रिंग उस संतति का बनना ही विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को नहीं मिलता, यानी वहाँ गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। क्या नहीं होता? गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हो, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज ना होकर क्या बनाए? सीधा ही क्या बनाए? नए इंडिविजुअल बनाए। तो पार्थेनोजेनेसिस में जो अनफर्टिलाइज्ड जो गैमीट है, वो गैमीट जो नया इंडिविजुअल बना रहा है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल बन रहे हैं उन्हें पार्थेनोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोट। ऐसी संतति, ऐसी ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहेंगे? पार्थेनोट कहेंगे। क्लियर है? पार्थेनोट। पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन या गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू बनने वाले जो संततियां हैं उन्हें पार्थेनोट कहते हैं। और ऐसा जो डेवलपमेंट है उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो डेवलपमेंट होगा वो पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाएगा। सीधी बात ये है। तो अनफर्टिलाइज्ड गैमीट और अनफर्टिलाइज्ड गैमीट में स्पेशली यहाँ बात करते हैं ओवम की, फीमेल गैमीट की। किसकी बात करते हैं? ओवम की, यानी फीमेल गैमीट्स की। क्लियर है? तो इसको अपन जनरली एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि भाई जो अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो बिना किसी मेल गैमीट के स्टिमुलस के किसमें कन्वर्ट हो जाए? फर्टिलाइजेशन के बाद नए जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। यानी ओवम और ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट। लेकिन ये कांटेक्ट ना करे किससे? मेल गैमीट से, यानी स्पर्म से। जनरली अपन बात कर रहे हैं। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस, यानी मेल गैमीट का यानी स्पर्म का अगर कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, ये इसके साथ फ्यूज ना हो और बगैर फ्यूज के ये एम्ब्रियोनिक स्टेज को डेवलप करे, एम्ब्रियोनिक स्टेज बने और एम्ब्रियोनिक स्टेज से न्यू जो ऑफ स्प्रिंग है उसका फॉर्मेशन हो, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है हमारी पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है? तो जो पार्थेनोजेनेसिस है वो जनरली हमको कहाँ देखने को मिलेगी? प्लांट्स का ये कॉमन फीचर होता है, प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनमें ये प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस की जनरली सामान्यतया दिखाई देती है। तो एनिमल्स में जैसे यहाँ बात करें कुछ इंसेक्ट्स की और इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स में हाइमेनोप्टेरॉन, होमोप्टेरॉन, कॉलियोप्टेरॉन, लेपिडेप्टेरॉन। तो इस तरह से जो ऑर्डर्स हैं
उन ऑर्डर्स में ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इस पार्थेनोजेनेसिस का हमें ये प्रोसेस दिखाई देता है। और कीट के बाद हम अगली जो एनिमल है उनमें बात करें, जैसे ये दिखाई देगा जो लेस डेवलप्ड जो प्रिमिटिव है या प्रिमिटिव क्रस्टेशियन में। उसके बाद जो निमेटोड्स होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। किसमें? प्रिमिटिव क्रस्टेशियन में, कुछ निमेटोड्स यानी निमेट हेलमिंथीज में, और ये जो हायर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे एकाइनोडर्मेट्स यानी हायर इन्वर्टिब्रेट्स में भी हमको ये देखने को मिलता है। तो इस तरह जो पार्थेनोजेनेसिस है वो प्लांट्स के साथ साथ कुछ एनिमल्स में भी हमें इस तरह देखने को मिलता है। जैसे इंसेक्ट्स के ऑर्डर हैं हाइमेनोप्टेरॉन, होमोप्टेरॉन, कॉलियोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन, प्रिमिटिव क्रस्टेशियन अलग से है, आर्थ्रोपोड का जो क्लास है, निमेटोड्स जो फाइलम है, इसके बाद एकाइनोडर्मेट्स और जो हाई इन्वर्टिब्रेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस दो टाइप का होता है, एक जो नेचुरल होता है और एक जो इंड्यूस्ड होता है। पहला इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। और इंड्यूस्ड कह रहे हैं तो इसको आर्टिफिशियल भी तो कह सकते हैं, आर्टिफिशियल। इसको क्या कह सकते हैं भाई? आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है और जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है वो दो टाइप के यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इन दोनों की, तो जो इंड्यूस्ड मतलब पार्थेनोजेनेसिस के लिए उसमें कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है बाहर से, यानी वहाँ क्या है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण अगर हम किसी एनिमल में पार्थेनोजेनेसिस करवा रहे हैं, यानी इंटेंशनली किसी को पार्थेनोजेनेसिस के लिए इंड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस के लिए, तो उसमें इंडक्शन मिल रहा है। तो इंडक्शन मिल रहा है तो किसके थ्रू मिल रहा है? ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू। और जहाँ भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? आर्टिफिशियल। तो नाम हो गया इसका आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का सीधा मतलब है ये जनरली बाय नेचर उनकी लाइफ साइकिल में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ऐसा जो पार्थेनोजेनेसिस है बाय नेचर उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें ही इन्वॉल्व है, तो वो कहलाता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम पार्थेनोजेनेसिस में नंबर 1 की बात करें, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी इंड्यूस्ड। नंबर 1 इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है भाई, जो फीमेल गैमीट ओवम है उसको अगर क्या ना मिले, स्पर्म नहीं मिले, यानी डिप्लॉयड स्टेज ना आए। जैसे ये ओवम है, सपोज इसको मैं डायरेक्टली बना देता हूँ ओवम, और ये सपोज स्पर्म है, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इससे हम क्या नया एम्ब्रियो बनाने को इंड्यूस करें और उससे क्या बने, नई ऑफस्प्रिंग बने। तो जो नई जो संतति बनेगी वो विदाउट हेल्प ऑफ गैमेटिक फ्यूजन बन रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, कोई इंडक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंडक्शन। अब वो इंडक्शन कोई भी टाइप का हो सकता है। उस इंडक्शन के प्रोवाइड करने की वजह से जो फीमेल गैमीट है वो कैसा हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस होके क्या बनाता है, वो नया ऑफस्प्रिंग बनाता है।
तो ये जो बात है इसको डिस्कवर सबसे पहले किया गया था सी अर्चिन में। किसमें? सी अर्चिन ने। सी अर्चिन किसमें डिस्कवर किया गया था? सी अर्चिन के अनफर्टिलाइज्ड एग में। और इस पर काम किया था साइंटिस्ट हर्टविग, और उसके साथ था मॉर्गन, जो आपने नाम भी सुना होगा जेनेटिक्स में, टीएच मॉर्गन। तो मॉर्गन और हर्टविग ने क्या स्टडी किया कि भाई हम आर्टिफिशियली जो सी अर्चिन का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, उस अनफर्टिलाइज्ड एग को किसी इंडक्शन के थ्रू स्टिमुलेट करके उसमें हम एम्ब्रियो भी डेवलप करा सकते हैं, और वो जो नया एम्ब्रियो है वो नई ऑफस्प्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंड्यूस्ड प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अभी मैमल्स में ऐसा इंडक्शन अभी नहीं देखा गया है, लेकिन इसमें अभी काम चल रहा है। तो इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस का सीधा मतलब ये हुआ जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। तो जो आर्टिफिशियल जो पार्थेनोजेनेसिस है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, और साथ में कैसा हो सकता है? वो डिप्लॉइड भी हो सकता है। वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और वो डिप्लॉइड प्रकार का हो सकता है। तो जो पार्थेनोजेनेसिस का जो हैप्लॉइड टाइप और डिप्लॉइड टाइप है वो किस पर डिपेंड करता है? वो जो एग होता है उस एग के मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जो एग है वो एग के मैच्योरिटी स्टेज पर निर्भर करता है। तो दोनों टाइप का हो सकता है। हैप्लॉइड स्टेज में तो हैप्लॉइड, और उसको अगर हम फ्यूज करा दें या उससे अलग कोई प्रोसेस डेवलप कराएं तो वो अगर मैच्योरिटी स्टेज में आ जाए, यानी उसमें अगर हम डिप्लोडाइजेशन करा दें, सेल्फ वहाँ रेप्लिकेशन हो या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, तो ये प्रोसेस भी देखने को मिलती है। और उससे अगर कोई एनिमल बनेगा तो वो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्टेज आएगी और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज आएगी। तो इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस है आर्टिफिशियल, वो दोनों टाइप का हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब जो इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस है, जिसे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहा है, उसके इंडक्शन के लिए कुछ जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से इंडक्शंस हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को कंप्लीट करते हैं। तो फैक्टर्स फॉर artificial पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो यहाँ कुछ इंडक्शंस होंगे या कुछ स्टिमुलस होंगे जो एग को किसमें कन्वर्ट कर पाएं? एम्ब्रियो में, एग के अंदर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का नहीं होना ही पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा, और उससे अगर नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर में बात करें नंबर 1 फिजिकल स्टिमुलस की। फिजिकल स्टिमुलस यानी जो भौतिक जो प्रेरणा होती है, जो उद्दीपन होता है, उसको भौतिक उद्दीपन भी कहते हैं। फिजिकल यानी भौतिक उद्दीपन। जो भौतिक उद्दीपन होता है, उस भौतिक उद्दीपन की वजह से अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एग किसमें कन्वर्ट हो जाए? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कारक को क्या कहेंगे हम? फिजिकल स्टिमुलस। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डेवलप कर दें, तो इस तरह के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, उन फिजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर,
ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वहाँ प्रोवाइड कराएं उस अनफर्टिलाइज्ड एग में, तो वो स्टिमुलेट होके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो की तरफ अपना प्रोसेस डेवलप करेगा। तो ऐसे जो कारक हैं वो कारक कहलाते हैं फिजिकल स्टिमुलस। किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं वो, पार्थेनोजेनेसिस को। तो मानवीय यहाँ हस्तक्षेप है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो इस वजह से इसको इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 हुआ फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल के बाद हम दूसरी बात करें नेक्स्ट, जिसका नाम है केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस, तो जैसा नाम ही बता रहा है, यहाँ कोई डिफरेंट टाइप्स के कुछ केमिकल्स होंगे। वो केमिकल्स किसके लिए कैपेबल होंगे कि एग को किस में कन्वर्ट कर दें, गैमीट को एम्ब्रियो के प्रोडक्शन हेतु उसको कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा जो फैक्टर है वो किस में कंसीडर किया जाएगा, केमिकल स्टिमुलस में। जैसे कोई साल्ट हो सकता है स्पेशल टाइप का, जैसे KCl, या कोई एसिड हो सकता है जैसे ब्यूटायरिक एसिड, ओएलिक एसिड, क्लियर है, या कोई गैस हो सकती है जैसे CO2 या मीथेन गैस हो सकती है, या इसके साथ कोई और टाइप का केमिकल हो सकता है जैसे लैक्टिक एसिड। क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड, या कोई सीरम हो सकता है, सीरम को इंजेक्ट कर दें एग के अंदर, ब्यूटायरिक एसिड को इंजेक्ट कर दें एग के अंदर, ओइलिक एसिड को, फैटी एसिड्स हैं, इनको एसिड को एग के अंदर इंजेक्ट कर दें अनफर्टिलाइज एग के अंदर, या उसको कोई स्पेशल केमिकल जो गैसेज होती है उनके थ्रू, मीथेन है या कोई सॉल्ट है NaCl, KCl। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो केमिकल फैक्टर्स हैं, ये भी जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये अपना क्या करते हैं, योगदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से फिजिकल स्टिमुलस फैक्टर हुआ, केमिकल स्टिमुलस फैक्टर हुआ। अगला है मैकेनिकल स्टिमुलस। अगला क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलस। तो मैकेनिकल स्टिमुलस में जैसा नाम ही बता रहा है, नंबर 3 मैकेनिकल स्टिमुलस। तो मैकेनिकल स्टिमुलस में यानी कि यहाँ कोई शॉक हो, कोई झटके हो, या कोई जर्क हो, जर्क, या एग को किसी तरह वाइब्रेट करे, या उसमें कोई पिन को पेनेट्रेट करे, पिन को चुभोएं, यानी कोई मैकेनिकल कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे शॉक दिया उसको एक झटका दिया, या जर्क दिया उसको वाइब्रेट किया, उसमें पिन को पेनिट्रेट किया, पिन को चुभाया। तो इन स्टिमुलस की वजह से अगर अनफर्टिलाइज्ड एग किसके अंदर चला जाए, अंडर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चला जाए, तो ये जो फैक्टर होगा, ये फैक्टर किसकी वजह से होगा, मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से, और वही पार्थेनोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से जो स्टिमुलस हैं उनमें ये मैकेनिकल है। अगला है इसको ऐसे एंट्री ऑफ स्पर्म विदाउट, बट लेकिन विदाउट इट्स प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन, प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन, यानी जो स्पर्म है अनफर्टिलाइज्ड में एग में एंटर तो कर जाए, लेकिन उसका जो प्रोन्यूक्लियाई है वो एग के प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज ना हो। तो क्या नहीं हो, अगर मैं सीधा कह दूं, एम्फीमिक्सिस एब्सेंट, एम्फीमिक्सिस एब्सेंट। अगर एम्फीमिक्सिस एब्सेंट हो, तो एम्फीमिक्सिस अगर एब्सेंट है लेकिन स्पर्म एंटर कर गया है, तब भी क्या होगा, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चला जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि जैसे ही एग कहाँ एंटर करता है स्पर्म में, तो एग के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो ग्रेन्यूल्स उस एंटर के वजह से स्टिमुलेट हो जाती हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए, और जो कॉर्टिकल रिएक्शन होती हैं उनसे जो रेस्पिरेटरी रेट है या मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाती है, और उसकी वजह से ही जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किस स्टेज में पहुंच जाता है, अंडर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में पहुंच जाता है। तो देखो ये जो फैक्टर हैं ये फैक्टर किसके लिए हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के लिए। तो इस तरह से फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर और उसके साथ जो आपके एंट्री है एग स्पर्म की वो डिसाइड करती है कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस को। तो आज हमने स्टडी किया था नीरीज में पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन, और साथ में नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने पार्थेनोजेनेसिस का आइडिया, और उसके बाद हम उसको टाइप को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।